हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका टेंथ का तैयारी बहुत कमज़ोर है? क्या आप टेंथ में अच्छे खासे से नहीं पढ़े हैं? तो फटाक से हमारे पास आइए, क्योंकि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जो कि इस बार बोर्ड में रहने वाले हैं। क्योंकि जब आप ट्वेल्थ में पहुंच जाइएगा तब एक मेरी बात को रियलाइज़ कर पाइएगा कि टेंथ का सिलेबस एक तो सबसे पहली बात बहुत कम है, और दूसरी बात जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जब मॉडल पेपर को आप देखते हैं तो बार बार रिपीट जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन रहता है, उसमें आगे पीछे दाएं बाएं घुमा देता है सिर्फ, लेकिन जो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया है वही क्वेश्चन रहता है। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाए हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। मैथ में हम ये नहीं बताएं कि मैथ के जैसा सोल्यूशन करवा दिए हैं टीचर के जैसा, नहीं। एज अ स्टूडेंट आपको कौन कौन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे टच करना है, कौन कौन छोड़ना है, ये हम समझाए हैं एक मैथ मॉडल पेपर वीडियो में, कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, कौन कौन छोड़िएगा, तब आप कम समय में कर पाइएगा। क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है वहाँ पे, समय नहीं बच पाता है, उसको क्वेश्चन बनाने आ रहा है फिर भी नहीं बच पाता है। तो वहाँ पे हम पूरा स्ट्रेटजी बताएं हैं आपको कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद हम साइंस में सारा ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, उसके बाद सोशल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव कराए हैं। साइंस में तो चैप्टर वाइज करवाए हैं, पर चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिए हैं, और सोशल साइंस में हर एक सब्जेक्ट का, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट का 2 वीडियो दिए हैं, और वही दोनों में से रहेगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव के लिए भी तो आप देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी स्टोरी को नहीं लेकर के चलेंगे, इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव को करेंगे एज अ प्रैक्टिस सेट। और क्या करना है नहीं करना है वो आज भी हमारा एक स्टूडेंट आपको बताएगा कि हमारे चैनल के लिए क्या करना है। चलो आ जाओ इधर, फटाक से बताओ। पहले आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, इधर जाइएगा और सर्च कीजिएगा अमित गौरव एजुकेशन। उसके बाद चैनल आएगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बाई टॉपिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है, इस खास करके 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। और इस यानी कि सर को देखिएगा, हम सर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखवाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और ये खास करके मैट्रिक में आएगा, इसको आप देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं, क्या करना है उसकी बात नहीं करते हैं। पढ़ाई की बात ये है कि बताइए, व्याकरण में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा ये रहता ही है। क्या रहता है कि उच्चारण स्थान, कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है, ख का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो ये तो आप बोल करके भी देख सकते हैं। क बोलिए, क, तो क जब बोल रहे हैं तो ये क्या, कहाँ से आवाज़ निकल रहा है, तो क कंठ से निकल रहा है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तालु दंत मुर्दा को तो कोई लेने देना इससे नहीं है, कहाँ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। पहला का आंसर हो गया क। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प का उच्चारण स्थान कहाँ है। प बोलिए, प बोलिएगा तो आपको खुद रियलाइज होगा प कहाँ से हो रहा है, होठ से, कान से, दांत से, कहाँ से हो रहा है, दंत से, कान से, ओठ से, कि तालु से, कहाँ से हो रहा है, ओठ से हो रहा है। प बोलिएगा तो कहाँ से हो रहा है, ओठ से, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये उच्चारण स्थान वाला एक क्वेश्चन तो हिंदी व्याकरण में हमेशा रहता ही है। हिंदी भी आपको अगर पढ़ना पड़ेगा, हाँ बताइए, तो हिंदी तो आप खुद से बनाइएगा, बस समझिए पैटर्न को, और पैटर्न समझाने के लिए हम आए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है। तो ए के बाद जब भी कोई स्वर आ जाएगा, ए के बाद जब भी कोई स्वर आ जाएगा तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, ऐ में। किसमें, ऐ में। तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द का उच्चारण स्थान कहाँ है। द बोलिए तो द कहाँ से हो रहा है, कंठ से, कि तालु से, कि दंत से, कहाँ से। तो द जब भी आप बोलिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि बिना जीभ को दांत में हम लोग टच किए क्या हम लोग द बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। जीभ को बिना दांत में टच किए द बोलिए तो पॉसिबल ही नहीं। द दांत में टच होगा ही, कहाँ से, दंत से। द का उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत। तो ये क्वेश्चन को आप फील कीजिए, इसको रटना वटना नहीं है, फील करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत मस्त लिख करके आइएगा। चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत अगर लगा हुआ हो, हलंत अगर लगा हुआ हो तो उसका मान क्या होता है। जैसे कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ है सतत और हलंत लग गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो वर्ड का वैल्यू आधा हो जाता है। आधा, आधा न, आधा त, आधा बताया जाता है, इसलिए ना हलंत लगाया जाता है। तो हलंत लगने का मतलब है कि उसका मान जो है वो आधा हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, इसलिए हलंत लगाया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसको आप ध्यान से देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई वर्ण है, ई कैसा वर्ण है, ह्रस्व स्वर वर्ण है, दीर्घ स्वर है, कि अंतस्थ व्यंजन है, कि अष्टम व्यंजन है। ई कैसा है जो बताइए, छठा का आंसर। ई कैसा है, तो छठा का आंसर हो जाएगा बी, दीर्घ स्वर है। ई कैसा है, दीर्घ स्वर है। ई कैसा है, दीर्घ स्वर। 7वां नंबर देखिए,
7वां नंबर का आ रहा है ग। ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? ग। ग बोलिए और बताइए ग कहाँ से आपका निकल रहा है? तालु से, मूर्धा से, कंठ से कि ओठ से? ग। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको याद रखना है ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ग बिना कंठ के, कंठ से और किसी से तो लेना देना है ही नहीं, ग बोलिएगा तो कंठ से ही निकलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए ड ड़ का उच्चारण स्थान ड़ कंठ से है कि तालु से है कि मूर्धा से है कि दंत से? ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कहाँ से है? ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ है जी? ड़ 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 ड़। तो इसको कंठ से माना जाता है। ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ से माना जाता है? कंठ से, ठीक है। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि त का उच्चारण स्थान कहाँ है? त मूर्धा से कि दंत से कि कंठ से कि? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं उच्चारण स्थान वाला कि एक क्वेश्चन तो फिक्स है, रहता ही है, इसमें कोई काट नहीं सकता है, एगो तो फिक्स है कि रहबे करेगा। अब बताइए आप कि त बोलते हैं जब हम लोग तो कहाँ से उच्चारण होता है? कहाँ से होता है? दंत से होता है। बोल के देखिए त, बिना दांत को टच किए जीभ तो बोलिए नहीं पाएगा। आप बोल के देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 1 2 3 4 कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 10वां नंबर का आंसर तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। 3, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप लोग भी बताइए। न, तवर्गीना न जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है कि मूर्धा है कि तालु है कि दंत है? न, न कहाँ है बताइए? कहाँ है? नहीं, ये वाला न ये मूर्धा है। कहाँ है? मूर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की ध ध का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। ध का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ध बोल के देखिए, दांत में टच होगा, ज्यादातर तो दंते से निकलता है जी। ध कहाँ टच हो रहा है? दांत, दंत हो गया। ध का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? दंत हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? एक ध्वनि जब दो व्यंजकों से मिल जाए, संयुक्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं क्या? संयुक्त ध्वनि कहते हैं क्या? या फिर बद्धाक्षर ध्वनि कहते हैं क्या? या फिर संपृक्त ध्वनि कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बताइए? 13 का आंसर क्या कहते हैं? तो संपृक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा? छ का उच्चारण स्थान कंठ से कि तालु से कि मूर्धा से कि दंत से? छ का उच्चारण स्थान क्या है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? छ का उच्चारण स्थान है तालु। छ कहाँ से? तालु से। बोल करके आप ट्राई करके देखिए, पता चल जाएगा। आ ई उ क्या है? आ ई उ क्या है? दीर्घ स्वर है, हार्श स्वर है, संयुक्त स्वर है कि इनमें से सभी है? क्या है? या इनमें से कोई नहीं भी इसको हम लोग बना सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी ही बना देते हैं? बताइए क्या है जो हमारा आ ई उ है? वो क्या है? तो वो जो हमारा दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। आ यू कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए, फ उच्चारण स्थान क्या है उसका? दंत है कि ओष्ठ है कि तालु है कि मूर्धा है? दंत है कि ओष्ठ है कि तालु है कि मूर्धा? कहाँ है? बी यानी कि ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। फ बोलिएगा तो ओष्ठ के सहारे ही फ बोला जाता है, तो ओष्ठ हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि ट का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु, मूर्धा, दंत की ओष्ठ? ट कहाँ से बोला जाता है? 17 का आंसर ट कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। ट कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण को कितने भेद में बांटा गया है? कितने भेद होते हैं? स्वर्ण वर्ण को स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद में बांटा गया है? कितना भेद है? 18 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, कितना है? 2 भेद है। कितना है? 2 भेद। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, फटाक से बताइएगा इसका आंसर कि च का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ। 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि च का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, दंत है, तालु है कि ओष्ठ है? च बोल के देखिए। च कहाँ से होता है? तालु से होता है। च कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो इसका आंसर हो गया तालु। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? क स स ल। कौन जो है अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। 21 नंबर क्वेश्चन बताइए कि आंसर क्या होगा कि एक मात्रिका स्वर निम्न में से कौन है? हार्श स्वर, दीर्घ स्वर या फिर प्लुत स्वर, या इनमें से कोई नहीं? कौन जो है एक मात्रिक स्वर है? एक मात्रिक स्वर कौन है? तो एक मात्रिक स्वर है हास्व स्वर। कौन है? हास्व स्वर एक मात्रिक स्वर है। फटाफट आंसर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट की तरह इसको यूज कीजिए, यही क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म हम बता रहे हैं।
तो आपको देख लेना है और देखने के बाद बताना है आपको कि कितना आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट में, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होगी कि स्वर होगी कि संयुक्त होगी कि क्रिया होगी? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। क्या होती है? स्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्र क्या है? स्पर्श व्यंजक है, संयुक्त व्यंजक है, अंतस्थ व्यंजक है कि ऊष्म व्यंजक है? बताइए त्र क्या है? त्र 23 नंबर क्वेश्चन, त्र क्या है? तो आपको याद रखना है त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। त्र कैसा व्यंजक है? व्यंजन है तो वो संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे अंदाजा लगाइए। 2024 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तालु है, मुर्दा है कि दंत है? भ का उच्चारण स्थान 24 का आंसर। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि वर्षा के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्षा के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि वर्षा के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं कि मात्रा कहते हैं? वर्षा के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? याद रखना है वर्णमाला कहते हैं। वर्षों के, वर्षा नहीं वर्षों था, ठीक है। नेक्स्ट ल कौन व्यंजन है? ल ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण व्यंजन? ल कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की, महाप्राण व्यंजन? बताइए 26 का आंसर। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। इधर कोई दिक्कत है? वर्षों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं? 25 का आंसर क्या हो गया? ए वर्णमाला। 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? 24 नंबर क्वेश्चन था कि भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ है। भ भ ओष्ठ बताए ना, कुछ गलत तो नहीं ना कि इसमें 2024 में क्वेश्चन पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा है। भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। फिर हम लोग 25 भी बता दिए, वर्णमाला है, वर्षों के उच्चारण समूह। फिर हम लोग बताएं ल का कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो आपको हम बता दिए हैं कि अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट कौन सा है? 27 नंबर की किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? अंतिम ध्वनि स्वर किसकी होती है? बद्धाक्षर की, संपृक्त की, युग्मक की, मुक्ताक्षर की? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो आपको याद रखना है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? दीर्घ, हर्ष, हर्ष दीर्घ या संयुक्त? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को हर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। एक मात्रिक उच्चारण को हर्ष कहते हैं। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है? छ त्र ज्ञ स्पर्श व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है? छ त्र ज्ञ कैसा व्यंजन है जो बताइए? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है? छ त्र ज्ञ कैसा व्यंजन है? 29 का आंसर। 29 का आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कि उच्चारण में वायु प्रेक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? 3, 4, 1, 2। 2024 में क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उच्चारण के में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? 3, 4, 1 या 2? आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से काउंट में फेंक के मारिए। 2 भेद है। कितने भेद हैं? 2 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 में पूछा है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोल रहा है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, कुछ भी बोलते समय कोई भी अक्षर पे जब विशेष बल दे रहे हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, बलाघात कहते हैं, अनुतान कहते हैं या फिर संधि कहते हैं? क्या कहते हैं? 31 का आंसर क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। जब कोई अक्षर पे ज़्यादा बल देते हैं तो बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघात। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हिंदी में अनुमासिक वर्षों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। हिंदी में कितने अनुमासिक हैं? 32 का आंसर बताइए कि हिंदी में कितने अनुमासिक है? 5 है। कितने हैं? हिंदी में 5 अनुमासिक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का जो
हर एक साल रहता ही है और इस बार भी रहेगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठ, त, द, प। कौन जो है महाप्राण व्यंजन है? 33 का आंसर। कौन जो है महाप्राण व्यंजन है? ठ जो है महाप्राण व्यंजन। कौन? ठ। ठ जो है महाप्राण व्यंजन। 34 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। ज बोलिए। ज कहाँ से होता है? ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ज बोलिए, तालु से बोलिएगा। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 35 नंबर कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया संज्ञा से रिलेटेड। पहले उच्चारण से रिलेटेड था, अब संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, व्याकरण में कह रहा है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा में देखते हैं ज़्यादातर जो भी हैं बूढ़ा बच्चा एक समान सुने हैं ना, तो बुढ़ापे में बच्चे से जो बन जाते हैं, तो इसमें जो बुढ़ापे यूज हुआ है ये कौन से संज्ञा है? क्या यह बुढ़ापा जो है जाति को बता रहा है, कि कोई व्यक्ति खास व्यक्ति को बता रहा है, कि भाव को प्रकट कर रहा है, कि एक समूह को बता रहा है? तो क्या बुढ़ापा समूह को बता रहा है? नहीं। बुढ़ापा कोई खास व्यक्ति को बता रहा है? नहीं। बुढ़ापा जाति को भी नहीं बता रहा है। बुढ़ापा जो है एक भाव को बता रहा है। हाँ, वो एक भाव प्रकट कर रहा है ना, कि बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा में आदमी बच्चे की तरह ट्रीट करता है, तो वो बुढ़ापा, यानी कि बुढ़ापा बच्चा एक समान, जैसा बूढ़ा वैसा बच्चा। तो बुढ़ापा एक भाव है। क्या है? भाव। तो कैसे संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। 35 का आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? इस प्रकार से आप ऑप्शन डिनोमिनेट करके भी बना सकते हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। देखो, इसको पढ़ो। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक की समूहवाचक संज्ञा? कह रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। ठीक है, तो ये जो पहनावे हैं ये कैसी संज्ञा है? 36 का आंसर। पहनावे कैसी संज्ञा है? तो पहनावे एक दूगो को बदला है, पहनावे बदल गए हैं, तो पहनावे समूह को बोध कर रहा है। समूहवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? समूहवाचक। भाव तो बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिवाचक में नहीं जाता है, समूहवाचक हो जाएगा। 37 को देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? इससे भी लालूपॉप क्वेश्चन कोई हो सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? पूछ रहा है। इससे भी हल्का क्वेश्चन कुछ हो सकता है। इससे भी हल्का चाहिए तो वहाँ गधा है आप। कह रहा है गुच्छा, तेल, शहर, कच्छा। कौन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्य कौन है? कच्छा द्रव्य है, हट गधा। शहर द्रव्य है, नहीं गधा। गुच्छा द्रव्य है, नहीं गधा। तेल क्या है? तेल द्रव्यवाचक संज्ञा। वाइल क्या है? तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? कौन जो है संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। कौन संज्ञा का भेद है? बताइए 38 का आंसर। कौन संज्ञा का भेद है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक। संबंधवाचक संज्ञा होता है? नहीं। निजवाचक संज्ञा होता है? नहीं। पुरुषवाचक संज्ञा होता है? नहीं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आंसर हो जाएगा 38 का बी। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर या विवेकानंद। कौन जो है जातिवाचक पूरे जाति को बोध नहीं कर रहा है। जब हम गाय बोल रहे हैं तो क्या है? पूरे जाति को ना बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये नहीं है। पूछा है कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नदी बोलेंगे तो सब नदी हो गया, ये भी हो जाएगा जातिवाचक, अलग हो जाएगा। ये शहर भी हो गया, शहर भी नहीं होगा। लेकिन विवेकानंद तो एक खास व्यक्ति का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है? नहीं, ये व्यक्तिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विवेकानंद नहीं है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। मित्र, ये सब जो है मित्र भाववाचक संज्ञा रूप है। मैत्री, मित्रता, या फिर मित्रत्व, या फिर मित्री। मित्र का भाववाचक संज्ञा जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मित्रता की मित्रत्व की मित्री की मैत्री। क्या होगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? मित्रता। नहीं कहते हैं मित्र, और मित्रता जब बोलते हैं तो मित्रता एक भाव है। हाँ, किसी से मित्रता आपकी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि वो भाव है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन? इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है कर सर्दी, लड़की, बहन या घड़ी। कौन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? 41 का आंसर कौन है? तो सर्दी एक भाववाचक, ना लड़की, ना बहन, ना घड़ी। सर्दी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं और इस बार भी रहेंगे, तो आपको चूकना नहीं है, वहाँ पे एकदम बेहतरीन से बनाना है। नेक्स्ट है कि मैदान में सभा हो रही है। तो यहाँ जो सभा है, सभा, ये कौन संज्ञा है? 2020 में क्वेश्चन पूछा था। मैदान में सभा हो रही है, तो ये सभा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक,
जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक? 42 का आंसर कैसा है? तो समूह तो आपको पता है, ग्रुप का बात कर रहा है यानी समूहवाचक हो जाएगा। क्या भाव को प्रकट कर रहा है? नहीं, जाति और व्यक्ति बिल्कुल नहीं, समूह हो जाएगा, ग्रुप की बात हो रही है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन जो है भाववाचक संज्ञा है? बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। अभी अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें बुढ़ापा वर्ड यूज हुआ था, तब हम आपको बताए थे कि बुढ़ापा और बचपन एक समान है, तब हम आपको बताए थे कि बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, पीछे बताए थे ना। तो आपको याद रखना है बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है, पहाड़ भाववाचक है नहीं। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक कि समूहवाचक? कलम, जब हम कलम बोलते हैं तो पूरे कलम जाति की बोझ हो रही है। लाल कलम, पियर कलम, हलर कलम, या फिर लिंग ग्लेशियर वाला कलम, या 3 रुपया वाला कलम, अलग अलग हो सकते हैं। पूरा जाति कलम बोले तो सब कलम हो गया, तो एक जाति का बोध हो रहा है ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। कलम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सभा। सभा शब्द कौन संज्ञा? ये कुछ पीछे था ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पीछे था ना पीछे, बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक है। नेक्स्ट है सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा? सुरेश किसी का नाम होगा और क्या? इसको तो बता सकते हैं तुम लोग ना, इसमें हम क्यों आपको हेल्प करें? सुरेश बोल रहा है तो सुरेश कोई विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये समूह, क्या समूह को बोध करवा रहा है? क्या कोई भाव है सुरेश? हाँ नहीं ना, क्या ये समूह है सुरेश का? कुछ नहीं है। तो सुरेश क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई नाम जैसे ही दिख जाए ना आपको, व्यक्तिवाचक पे आंख बंद करके हम पे भरोसा रख के लगा सकते हैं। तूफान शब्द कौन संज्ञा? तूफान आ गया, तो तूफान कौन है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था कि तूफान कौन सी संज्ञा है? तो तूफान एक जाति का बोध करवाता है। पूरे तूफान, बहुत तरह के तूफान होते हैं, है ना, कौन सा तूफान है थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, तो तूफान एक जाति का बोध करवाता है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 48 अक्टूबर, मंथ है अक्टूबर, तो ये कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक कि व्यक्तिवाचक? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, अक्टूबर बोल रहे हैं तो क्या अक्टूबर में बहुत सारा मंथ आ रहा है? अक्टूबर तो एक खास मंथ का नाम है ना, जो नवंबर से पहले आता है और सितंबर के बाद आता है, एक खास है, तो खास है तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। अक्टूबर कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा? 2024 में पूछा था, 2022 में पूछा था कि गिरोह कौन सा शब्द का संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक कि व्यक्तिवाचक? 49 का आंसर, 49 का आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक है। एक गिरोह में लोग रहते हैं, तो गिरोह कहने का मतलब बहुत सारे का बोध हो रहा है, तो गिरोह हो गया यानी समूहवाचक हो गया। 49 के बाद 50, पानी शब्द कौन संज्ञा? इसमें भी कुछ सोचना है। पानी कौन है जी? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है कि द्रव्यवाचक है? बताओ इसका आंसर। ये तो हम नहीं बताने वाले, ये आप खुद बताइएगा, पानी कौन सा संज्ञा है? ये भी पूछना पड़ेगा। पानी, दूध, तेल, चाय, ये सब कौन सी संज्ञा है? ये तो आपको खुद बताना है ना, कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद बता दीजिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा बताओ। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन को देखो और बताओ कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा? 2022 में पूछा था, सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कि समूहवाचक? कैसी संज्ञा? सिपाही विद्रोह कैसी संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह एक खास का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक हो गया। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? उस विकारी को हम लोग क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? क्या उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं? एक दे दिया है परिभाषा घुमा फिरा करके और आपसे पूछ रहा है बताओ किसको कहते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए 52 का आंसर किसका परिभाषा आई? किसका है? तो किसी विशेष वस्तु या कोई भाव, जैसे भाव यानी कि भाववाचक संज्ञा, विशेष वस्तु व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई जीव, कोई कलेक्शन समूहवाचक संज्ञा, कोई मटेरियल द्रववाचक संज्ञा, जैसे द्रव है तो द्रववाचक संज्ञा। तो ये सारी चीजों किस में आ रही है? संज्ञा में आ रही है। तो ये किसका बोध होता है? संज्ञा को। उस विकारी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? 2023 में क्वेश्चन पूछा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कि द्रववाचक?
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? 53 का आंसर क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं कि जातिवाचक कहते हैं, कि व्यक्तिवाचक कहते हैं, कि भाववाचक कहते हैं। एक ही तरह के बोध होगा तब, एक ही तरह का बोध होगा तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन है आपके पास बहन, मित्रता, घर, दिवाली। कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 54 का आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? जब मित्रता बोल रहे हैं तो मित्रता तो एक क्या हो गया? मित्रता एक हो गया भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट हो रहा है मित्रता। बहन बोल रहे हैं तो ये एक जातिवाचक, एक जाति का बोध हो रहा है। बहन किसकी बहन? कौन सी बहन? सभी की बहन होती है, जाति का बोध हो गया। घर भी बोल रहे हैं तो कौन सा घर? ये भी जाति का बोध हो रहा है। दिवाली हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिवाली जब बोलेंगे तो दिवाली मीन्स दिवाली, वही दिवाली जो अक्टूबर या नवंबर में आती है, साल में 2 बार तो दिवाली आता नहीं, वही वाला दिवाली। तब ये हो गया एक खास, कोई चीज खास का नाम हो गया, इसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ तक हमारा था 54 नंबर क्वेश्चन। अब 55 से लेकर के 65 तक रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछला 10 क्वेश्चन ही यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, सुरेश कौन संज्ञा है? तो ये हम आपको पीछे बताए थे कि सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टाइपिंग में गलती हुआ है कि 10 क्वेश्चन पिछले रिपीट हो गया, आपको इसका आंसर बताना है। पीछे हम ये बता दिए क्वेश्चन, ठीक है, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। बताइएगा इसका आंसर 55 का क्या होगा। एकदम पीछे क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन पीछे था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। जैसे सुरेश कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है ना। पीछे जाके देखिएगा, अगर देखें ध्यान से तो आपको याद आ रहा होगा। ये भी पीछे था, तूफान कौन सा शब्द है? ये भी पीछे था, ये भी पीछे था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। 63, 64 ये भी था, 65 नहीं था, 64 नहीं था। 64 से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे और वहाँ तक का आंसर आपको खुद बताना है। 63 तक आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? पीछे संज्ञा से क्वेश्चन आ रहा था, अब सर्वनाम से आ गया कि आपने क्या खाया है। तो क्या जो है, क्या जो पूछ रहा है, इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आपको पता है कि क्वेश्चनिंग हो रहा है तो क्वेश्चन कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 64 के बाद 65 कह रहा है मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक है। मैं आप चला जाऊंगा, इसमें आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कौन जो है सर्वनाम का भेद है जो बताइए? संबंधवाचक, कि द्रव्यवाचक, कि व्यक्तिवाचक, कि भाववाचक? इसमें से आपको कौन सर्वनाम का भेद दिख रहा है? 66 का आंसर। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद है। बाकी द्रव्यवाचक तो संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक भी संज्ञा होता है। ये तीनों संज्ञा का दे दिया है, लेकिन हमारा संबंधवाचक ये क्या है? सर्वनाम। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है वह अच्छा, मोहन, माता, पिता। इसमें कौन सर्वनाम है? वह अच्छा, मोहन, माता, पिता कौन सर्वनाम है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा के बदले आ रहे हैं, नहीं, वह जो है संज्ञा के बदले आता है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि वह जो है हमारा एक सर्वनाम है। वह जो है हमारा क्या है? सर्वनाम। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि 2024 में पूछा था, 2019 में पूछा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक पुरुष। कौन जो है कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? उत्तम, मध्यम, अन्य तीनों है। निश्चयवाचक जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हमारा आंसर हो गया टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5, 6, 3, 2। कितने भेद है सर्वनाम के बताइए? 69 का आंसर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में सर्वनाम है राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। कौन जो है सर्वनाम है? 70 का आंसर। मैं सर्वनाम है। राजेंद्र, पुस्तक, सीता एक खास है, ये तो सर्वनाम नहीं है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द नहीं है। मैं जो है संज्ञा के बदले आते हैं। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित, रेखांकित तो कर्म नहीं किया जी। हाँ, रेखांकित ये था इसमें, तुम क्या खा रहे हो में ये रेखांकित था क्या? तो पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द ये कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम बताइए? ये ना था रेखांकित? हाँ यही था, यही था। रेखांकित शब्द में बताइए, रेखांकित यानी जो हम रेखा लगा दी है, ये कैसा सर्वनाम है? अनिश्चय है, प्रश्न है, संबंध? क्या प्रश्न पूछ रहा है? तो ये हो गया प्रश्नवाचक। 71 का आंसर भी।
मोहन आप कमला गुड़िया। ई सर्वनाम नहीं है, ई भी नहीं, ई भी। आप एक सर्वनाम शब्द। कौन सर्वनाम शब्द है? आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आप ही चला जाता था। मैं आप ही चला जाता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, निजवाचक। 74 का आंसर कौन है? तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक का, निश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक का कि संबंधवाचक का? किसका उदाहरण है? ये भी निजवाचक। मैं औरों को नहीं अपने को सुधार रही हूँ, निज की निजी बात है, निज के वाचक। 76 करा, हिंदी में कितने सर्वनाम है? 14, 12, 11, 13। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है 11 सर्वनाम। हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में 11 सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारे पास 77 नंबर क्वेश्चन, जो पूछ रहा है, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया। मेरा एक कुत्ता है जो कहाँ से लाया गया? भोपाल से। किस सर्वनाम का उदाहरण है? 2023 में क्वेश्चन पूछा था। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम, ये रिलेशन को बता रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, यह मेरा छोटा भाई अमित है। देखिए मेरा नाम आ गया। यह जो है मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे बड़े भैया अगर बोलते हैं कि या किसी के सामने यह मेरा छोटा भाई अमित है, तो वो जो बोल रहे हैं ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की निश्चयवाचक सर्वनाम। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पता है यह मेरा छोटा भाई अमित है, तो ये कंफर्म है कि भाई है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किसी सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक। कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ये हमारा आज के सेट 1 हिंदी का जो हम सेट करवा रहे हैं, इसका पहला वीडियो था। इस वीडियो में मात्र 79 ऑब्जेक्टिव था, और ये मात्र किसका रहेगा? ये रहेगा हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितना क्वेश्चन स्टोरी से रहता है उतना व्याकरण से भी रहता है, तो अगर आप चाहें तो व्याकरण मजबूत है तो उससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पोएट वेट का नाम याद रखिएगा तो आएगा ही, लेकिन मेन दिमाग वाला खेल तो इसमें है ना, इसीलिए इसको करवा रहे हैं। तो इसका भी 2-3 सेट करवाएंगे। तो ये पहला सेट था जिसमें मात्र 79 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। 79। तो इसमें कोई निश्चित बात हो रहा है? नहीं। कर रहा है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कंफर्म तो नहीं है कि आएगा ना आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 79 का आंसर भी समझ में आया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज में हिंदी व्याकरण का सीरीज है, जिसमें 3 या 4 रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, एकदम हम छाट के ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो कंफर्म में पूछे जाएंगे, जो हर एक साल पूछे जाते हैं, वही ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो आपको जरूर देख लेना है, ध्यान देना है, और इतना अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर कीजिएगा। एग्जाम में आपको फील आएगा कि यही सब क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। ओके,